हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा और अभी मैंने एक बुक रीड की थी आचार्य प्रशांत जी की स्त्री, पिछली बुक जो मेरी थी, और वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मुझे व्यूअर्स से ही सजेशन मिला कि मुझे उनकी एक और बुक रीड करनी चाहिए जो कि है 10 सूत्र बच्चों की परवरिश के। और आज की वीडियो में मैं उसी बुक के बारे में बात करने वाली हूँ। एंड सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आपके सजेशन के लिए। ये बुक जो आपने मुझे सजेस्ट की मुझे वाकई बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। एंड आई वुड से कि हर पेरेंट को ये बुक ज़रूर रीड करनी चाहिए। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। पेरेंट बनना और पेरेंटिंग करना ये दोनों बिल्कुल बहुत अलग चीज़ें हैं। जब आप बच्चे की पेरेंटिंग कर रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, उस टाइम पर हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं हर लेवल पर, बच्चे को कैसे स्कूल में भेजना है, किस तरह की एक्टिविटीज़ सिखानी है, क्या हमें फ़ैसले लेने हैं उनके करियर को लेकर, उनकी सोच को लेकर। क्योंकि जो हम बच्चे के माइंड में इनिशियल स्टेज पर डालते चले जाते हैं, जैसे उसकी परवरिश करते चले जाते हैं, वो उस बच्चे की ज़िंदगी बन जाता है और इसको रिवर्स नहीं किया जाता। ये प्रोसेस एक बार आपने कर दी, उसके बाद इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। एक बच्चे को जो आपने सिखा दिया बचपन से वो उसके माइंड में सेट होता चला जाता है। बच्चा जब छोटा होता है वो कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह होता है और जब वो पक जाता है उसके बाद वो टूट सकता है, लेकिन उसकी फॉर्म को चेंज नहीं किया जा सकता विदाउट ब्रेकिंग। तो वैसे ही बच्चे की परवरिश होती है कि एक बार उसकी परवरिश आपने जिस तरह से कर दी है, जो माइंड सेट उसका आपने बना दिया, जिस तरह से लाइफ को जीना आपने उसको सिखा दिया, वो उसी के साथ चलेगा और वो अपनी ज़िंदगी वैसे ही जिएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम सही फैसले लें, हर डिसीजन सोच समझ कर लें। बच्चे की परवरिश बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो हम बच्चे की परवरिश करते हैं उसके लिए आचार्य प्रशांत जी ने इस बुक में 32 चैप्टर्स के थ्रू हमें समझाया है कि क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए, किस तरह से हमें बच्चे की सही पेरेंटिंग करनी चाहिए, बच्चे की परवरिश कैसे होनी चाहिए, एक अच्छे पेरेंट की पहचान क्या है, बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बहुत सख्ती का या बहुत नरमी का। जो भी हमारे माइंड में सवाल आते हैं उन सब सवालों के जवाब इस बुक को पढ़कर आपको डेफिनेटली मिल जाने वाले हैं। तो आई हाईली रिकमेंड कि हर पेरेंट को ये बुक ज़रूर रीड करनी चाहिए। ये तो थी इम्पोर्टेंस, इस बुक को हमें रीड क्यों करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस बुक में जो चैप्टर्स दिए गए हैं, जो कंटेंट दिया गया है, उसमें से कुछ पॉइंट्स एज अ समरी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह का कंटेंट इस बुक में आपको मिलेगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ लेट अ चाइल्ड बी चाइल्ड। मतलब एक बच्चा जो है उससे बहुत बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक मैच्योर बिहेवियर रखे, बड़ों की तरह बिहेव करे। और अगर एक बच्चे ने अपना बचपन खुलकर नहीं जिया तो उसकी लाइफ में हमेशा एक खालीपन रह जाएगा जिससे कभी भरा नहीं जा सकता। अब बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चा मिट्टी में खेलना चाहता है, बच्चा घास में लेटना चाहता है, जो कुछ बच्चा खुलकर करना चाहता है उस बच्चे को अलाउड किया जाना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, स्पेशली शहरों में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बच्चों को मिट्टी से ही दूर रखती है। वो बच्चों को बेड से भी उतरने नहीं देती कि नहीं नहीं बेटा गंदे हो जाओगे। बच्चे को उस चीज़ से दूर रख रहे हैं जहाँ बच्चा अपना स्वाभाविक रूप से जाना चाहता है, बच्चा मिट्टी के कॉन्टेक्ट में आना चाहता है। और जो भी, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, बच्चे की जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं खेलने की, कूदने की, उन सब को पेरेंट्स इनिशियल स्टेज पर ही रोक देते हैं। और धीरे धीरे जब वो हर चीज़ पर नो सुनता चला जाता है तो वो एक वैक्यूम क्रिएट करता है उस बच्चे की लाइफ में, जिसे लाइफ में फिर दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो वो जो इनिशियल स्टेज है बच्चे की, वहाँ पर बच्चे को बच्चा रहने दीजिए, उसे खुलकर जीने दीजिए। सेकेंड थिंग इज़ बच्चे को सिखाना इनिशियल स्टेज पर शुरू कर देना है। बहुत बार पेरेंट्स क्या करते हैं, ये कहते रहते हैं कि अभी तो बच्चा है, अभी क्या सिखाएंगे इसको, अभी तो बच्चा है। उसकी हर बात को, उसकी हर शरारत को मजाक में उड़ाते चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को इनिशियल स्टेज से ही जो सही है जो गलत है उसकी पहचान कराते चले जाना है और उसे सिखाते चले जाना है। अब आप अष्टावक्र को ले लीजिए। 11 साल की उम्र में अष्टावक्र ने गीता बताई। अब गीता का ज्ञान उन्होंने दिया। और आजकल के 10-11 साल के बच्चे क्या करते हैं, वो टीवी के सामने या फ़ोन को यूज़ करते रहते, स्क्रीन्स यूज़ करते रहते, इवन वो ग्राउंड में जाकर खेलते भी नहीं है, तो फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते हैं। मेंटल एक्टिविटी तो आप छोड़ ही दीजिए, मतलब स्कूल है, स्कूल का होमवर्क किया और बस वहीं पर उनका बात ख़त्म हो जाती है कि स्कूल में गए, पढ़ाई की, होमवर्क किया।
उसके बाद वो क्या करते हैं, वो टीवी या फ़ोन की स्क्रीन पर ही एंगेज रहते हैं, जो कि बिल्कुल उनके ग्रोथ के लिए सही नहीं है। तो बच्चे को इनिशियल स्टेज पर घर में ही सही गलत की पहचान करानी है, सही संस्कार देने हैं, कुछ रिचुअल्स हैं जिन्हें आपको अपने घर में फॉलो करते रहना चाहिए, जो जैसे कि बड़ों के पैर छूना बच्चों को सिखाइए। अब इनको फॉलो करना है, रिचुअल्स को फॉलो करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो अंधविश्वास वाली या कर्म कांड वाली जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। बट हाँ, एक एग्जाम्पल आचार्य जी इस बुक में देते हैं कि जो भी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी सोसाइटी में फॉलो की जाती हैं जनरली, और उन्हें हम आज के टाइम पे फॉलो नहीं करना चाहते हैं, वो गलत प्रैक्टिसेस भी हैं, उनको हटाने के चक्कर में हमें जो सही प्रैक्टिसेस हैं उनको नहीं हटाना चाहिए। जैसे अगर हम अपने घर से कचरा साफ कर रहे हैं और उस कचरे में बाई चांस कोई कीमती सामान पड़ा है, जैसे कोई डायमंड है या कोई कीमती चीज़ है, वो भी उस कचरे के साथ घर से बाहर फेंक दी, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो वैसे ही जब बात कर रहे हैं कि हमारे कल्चर में या हमारी सोसाइटी में जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, उन सब को हम सिर्फ मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अगर छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कि ये सब बकवास है, तो उसके साथ वो प्रैक्टिसेस नहीं छोड़नी है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आपको बहुत सोच समझकर अपना घर का जो माहौल है वो ऐसा बनाना है कि बच्चे को सही प्रैक्टिसेस को फॉलो करना ज़रूर सिखाइए, ताकि उसकी जो इनिशियल लेवल पर इनिशियल स्टेज है उसकी, वहाँ से वो सही डायरेक्शन में बच्चा सीखना और ग्रो करना सीख जाए। थर्ड थिंग, लर्निंग इज़ कंटिन्यूस। बच्चे को ये सिखाना है कि लर्निंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में गए, आपने 12th किया, उसके बाद आप कॉलेज में गए, उसके बाद आपने जितनी भी हायर एजुकेशन जो आपने गेन करनी थी वो कर ली और उसके बाद दैट्स इट, ख़त्म हो गया। वो स्कूल के, कॉलेज के या डिग्री के साथ आपकी एजुकेशन ख़त्म नहीं होनी चाहिए, आपको कंटिन्यूस सीखते रहना चाहिए। वो आप कैसे सिखा सकते हैं बच्चे को? जब भी बच्चा आपसे कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब अगर आपको सही से मालूम है तो आप उसे बताइए, और बाई चांस आपको नहीं मालूम है, जो कि जनरली होता है क्योंकि हम सबको सब कुछ नहीं पता होता है, तो आप ये चीज़ एक्सेप्ट कीजिए कि बेटा मुझे मालूम नहीं है, एंड चलो दोनों मिलकर ढूंढते हैं इस सवाल का क्या जवाब है। तो इससे बच्चे के माइंड में ये जाएगा कि हर किसी को सब कुछ पता नहीं होता है, इवन मेरे पेरेंट्स को भी सब कुछ नहीं पता है, बट दे आर विलिंग टू लर्न, वो सीखना चाहते हैं। और जब आप बच्चे के साथ मिलकर सीखेंगे, उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तो बच्चे को ये पता लगेगा कि जब आपको किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं है तो फिर आपको उसका जवाब ढूंढना होता है, उसको खोजना होता है, सीखना होता है। तो ये कंटिन्यूअस लर्निंग आपकी रहनी चाहिए थ्रू आउट द लाइफ, नो मैटर आप क्या अचीव कर लेते हैं, कितने आप सक्सेसफुल बन जाते हैं या किस लेवल पर आप हैं। जो लर्निंग है वो कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। जब तक आप जीवित रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और ये जो लर्निंग की, ये सीखने की जो प्रोसेस है वो बच्चे के अंदर डालनी है। इससे बच्चे के अंदर एक तो क्यूरियोसिटी जनरेट होती है, अपने सीखने की जो प्रोसेस है उसको वो कंटिन्यूस रखता है, और उसके अंदर एक ह्यूमिलिटी आती है कि उसे मालूम होता है कि किसी को सब कुछ पता नहीं होता है। एंड सेकंड थिंग, उसको बिलीफ सिस्टम चेंज करना आता है। कई बार हम कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, हमें लगता है कि ये सही है, फिर आपको थोड़े टाइम के बाद कहीं और से कुछ और मालूम होता है, तो लगता है कि आपने जो पहले सीखा था वो गलत सीखा था। तो लर्निंग को अनलर्न करना सीखना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप नई चीज़ को सीख सकें। ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ सीखा और वो फिर आप कहीं और जाते हैं और थोड़ा ग्रो करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो आपको पता चलता है कि जो आपने सीखा था वो बिलीफ सिस्टम आपका जो बन गया था वो गलत था, तो आपको उसको चेंज करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ स्टिक होकर रह जाएं। तो ये जो कंटिन्यूअस लर्निंग की प्रोसेस है, ये बच्चे को हमें ज़रूर सिखाते रहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखना सीखिए। अगर आपको ये एनालाइज करना है कि आपके घर का जो माहौल है वो बच्चे के लिए सही है या नहीं है, तो उसको एनालाइज करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि आप अपने आप को बच्चे के लेवल पर लाकर अपने घर के माहौल को देखिए। आप बड़े हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बोलते हैं या डिस्कस करते हैं, या जिन चीज़ों को आप टीवी पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको वो चीज़ें इफेक्ट नहीं करती हैं, बिकॉज यू आर एडल्ट एंड यू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स। आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो अलग है। लेकिन जब आप खुद को उस बच्चे के लेवल पर ले जाकर देखेंगे, आपके घर में जो बच्चा है वो 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, जितनी भी एज का बच्चा, उस बच्चे की एज के लेवल पर खुद को ले जाकर देखिए और फिर आप एनालाइज कीजिए
कि आप अपने घर में, अपने परिवार में एक दूसरे से जो बातें कर रहे हैं वो कितनी सही हैं उस बच्चे के लिए। जो आप टीवी पर या फ़ोन पर देख रहे हैं, जिस तरह के गाने आप चला रहे हैं, जिस तरह की मूवीज़ या जो भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो आपके घर का माहौल है, वो क्या उस बच्चे के लिए सही है? क्या वो बच्चा उससे पॉजिटिवली इफ़ेक्ट हो रहा है या नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो रहा है? मान लो कि आपके घर में झगड़ा हो रहा है, वो झगड़ा आपको तो पता है कि आप झगड़े एक बार और 2 मिनट के बाद आप नॉर्मलाइज़ हो जाएँगे, बट वो बच्चा जो उस झगड़े को देख रहा है, क्या वो उस झगड़े को देखकर नॉर्मल रह पाएगा? उसे कैसा महसूस हो रहा है? या जिस तरह का आप कंटेंट टीवी पे चला रहे हैं, वो जो बातें टीवी पर चल रही हैं, वो आपको तो लग रहा है कि वो चीज़ें आप समझ रहे हैं और वो आपको इफ़ेक्ट नहीं पड़ रही हैं, पर वो जो बच्चा है, वो उन चीज़ों को देखकर क्या सीख रहा है, उसके माइंड को वो सब चीज़ें कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं? ये एनालाइज़ करना सीखिए। उस बच्चे के लेवल पर अपने मानसिक स्तर को ले जाकर एक बार उस घर के माहौल को देखिए और एनालाइज़ कीजिए। और फिर आपको मालूम होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपके घर में जो आप कर रहे हैं, जो आप बातें कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, वो बच्चे के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो उनको बदलना भी सीखिए। एंड फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें लगता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो बहुत मासूम होता है। एक जनरली हम कहते भी हैं कि बच्चा जो है वो भगवान का रूप होता है। इस कंसेप्ट को अपने माइंड से आप एक बार चेंज करके दूसरे कंसेप्ट को आपको सीखने की ज़रूरत है। वो ये है कि बच्चा जो पैदा होता है वो बिल्कुल एक एनिमल की तरह पैदा होता है। एक पशु के बच्चे में और इंसान के बच्चे में कोई फ़र्क नहीं होता। वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं। इवन ह्यूमन बींग्स का जो बच्चा है वो तो अपने पेरेंट पर बहुत लंबे समय तक डिपेंड रहता है। एनिमल्स या बर्ड्स के बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वो एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक एनिमल की तरह की टेंडेंसीज़ लेकर पैदा होता है। एनिमल की तरह की उसके अंदर इच्छाएँ होती हैं, वैसा ही उसका व्यवहार होता है। तो उसे आपको ह्यूमन बनाना होता है, उसे इंसान बनाना होता है, उसे वो चीज़ें सिखानी होती हैं जो उसे पशुओं से अलग करके इंसान बनाती हैं। तो उसको आपको वो चीज़ें सिखानी हैं, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ आपको डेवलप करनी है जो उसे उस पशुता के लेवल से ऊपर उठाकर इंसान बना सके। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स जो कि इस बुक से मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और बहुत अच्छी बुक है। बहुत ज़रूरी है आपको इस बुक को रीड करना, ये समझना कि आप पेरेंटिंग बच्चे की कर रहे हैं उससे पहले आपको अपने अंदर झाँक कर देखना है, क्या आप सही हैं? अगर आप ही एक सही इंसान नहीं हैं, तो बच्चा आपको देखकर भी तो सीख रहा है। बच्चा आपको देखकर ही सीख रहा है, तो वो बच्चा सही चीज़ कैसे सीखेगा? सबसे पहले ज़रूरत है हमें खुद को एनालाइज़ करने की कि हम कैसे अपना जीवन जी रहे हैं। वो सब कुछ अगर हमने सही कर लिया, तो बच्चे की परवरिश तो अपने आप ही सही होनी शुरू हो जाएगी। सो these are beautiful learnings from this beautiful book and I highly recommend आपको ये बुक ज़रूर रीड करनी चाहिए। और कोई बुक लगती है आपको जो बहुत अच्छी है, मुझे रीड करनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।